समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, भारत बंद के दौरान हिंसा में 12 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 7 पहुंची। कल आंदोलन के दौरान यूपी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बिहार और राजस्थान में एक लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब भी तनाव बरकरार है। मुरैना, ग्वालियर, भिंड में कर्फ्यू जारी है, जबकि ग्वालियर में हथियारों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। कर्फ्यू जारी रहने तक ये लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। आज भी हालात सुधरे नहीं है। मध्य प्रदेश में हालात ज्यादा खराब है, राजस्थान में भी हालात खराब है। और कहीं ना कहीं ये जो दलित आंदोलन है, इसके पीछे जो गुंडे छुपे हुए हैं, उनके भी चेहरे से नकाब उतरना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रशासन जो है वो हरकत में आ गया है। मध्य प्रदेश में 7 लोगों की जान चली गई है, उत्तर प्रदेश में 3 की जान चली गई है, बिहार में 1 की मौत, राजस्थान में 1 की मौत। आखिर कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये जो लोगों की जान गई है दलित आंदोलन के नाम पर, ये जो गुंडे निकल के आ रहे हैं, कुछ तो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो करनी सेना के प्रदर्शन में भी शामिल थे और अब वो दलितों के प्रदर्शन में भी शामिल है। ये 4 तस्वीरें हम आपको 4 राज्यों की दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। आज भी बहुत सुधार नहीं है। हालांकि जगह जगह पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। भीड़ को जुटने नहीं दे रहा है प्रशासन। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें दुख देने वाली हैं। जगह जगह पे आगजनी की गई है, नेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। चाहे बाबा राम रहीम के दंगों की हम बात करें, चाहे हम जाटों के आरक्षण की बात करें, ये किस तरह का प्रदर्शन है, ये किस तरह की मांग है? क्या संविधान और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है ये प्रदर्शनकारी जो इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेते हैं? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, ग्वालियर में 3 लोगों की मौत हुई है, भिंड में 3 लोगों की जान गई है, मुरैना में 1 आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये जो दलित आंदोलन है इस तरह से उग्र हो गया है। कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि जब भारत बंद का आह्वान दलितों की तरफ से किया गया था तो क्यों कानून व्यवस्था इस तरह से लोगों ने अपने हाथ में ले ली। उत्तर प्रदेश की 2 तस्वीरें आपके सामने है। बिजनौर और हाजीपुर से आप देख सकते हैं लोग स्लोगन्स लेके, झंडे लेके अपने निकले हुए हैं। एक महिला आपको रोती हुई नजर आ रही है जिसने शायद अपना कोई परिजन खोया है और ये उसका पार्थिव शरीर लिए हुए बैठे हुए हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरह से दलित आंदोलन उग्र हुआ और इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज क्या होगा ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। केंद्र आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कल पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी केंद्र की तरफ से। आज केंद्र की मांग होगी कि उस पर सुनवाई जल्द की जाए। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे। जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और जगह जगह पर यह उग्र हो गया है प्रदर्शन, कल सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। आज केंद्र सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से दीप्ति चौरसिया, एडिटर न्यूज है हमारी, वो हमसे जुड़ गई हैं, और लखनऊ में विजय मिश्रा। दीप्ति, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि जो दलित आंदोलन है इसके चेहरे के पीछे जो गुंडे छिपे हुए हैं, क्या कुछ ये गुंडे आइडेंटिफाई कर पाया है प्रशासन? और आज के ताजा हालात क्या है वो आप हमें बताइए। देखिए शोभना, जहां तक इस आंदोलन के पीछे के लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो निश्चित ही अभी पुलिस या प्रशासन इस स्थिति में मध्य प्रदेश में नहीं आया है कि पीछे के लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि कल जिस तरीके से भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंसा हुई, खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में हुई, तो पुलिस प्रशासन उस समय इतना सतर्क नहीं था। पुलिस का इंटेलिजेंस कहीं न कहीं फेलवर था और जिस तरीके से आंदोलन भड़का, पुलिस को उसे संभालने में ही शाम तक समय लग गया। लगभग 12 कंपनियां बुलाई गई अलग अलग फोर्सेस की जो है, और उन 22 कंपनियों का तैनात किया गया और इसके साथ 3000 की संख्या का पुलिस बल अलग से तैनात किया गया है। हालांकि इस वक्त पुलिस के सारे आला अधिकारी और सभी कुछ ग्वालियर चंबल इलाके में मौजूद है, लेकिन अभी तक जो हालात है कि लगभग कई जिलों में, भिंड में कर्फ्यू है, ग्वालियर में कर्फ्यू में कुछ समय के लिए ढील दी गई है और आधे मध्य प्रदेश में लगभग धारा 144 लगी हुई है। और हालात को कल से अभी आज काबू में पाया तो गया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है क्योंकि कल हिंसा में जो लोग मारे गए
गए थे, आज उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर यह भी दबाव है कि इस दौरान भी किसी तरह की हिंसा न हो। तो निश्चित ही सबसे पहले कंट्रोल में करने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, सभी तरह का इंटरनेट और कनेक्शंस खत्म कर दिए गए। लेकिन बावजूद इसके अभी पुलिस प्रशासन और तनावपूर्ण हालात से निपटने में लगा हुआ है। कई सारे उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन वो सभी अज्ञात के खिलाफ है। इस आंदोलन के पीछे कौन था, ये फिलहाल तक पुलिस अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। लेकिन शोभना, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल से जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी आग बुंदेलखंड तक पहुंच गई। और जो आदिवासी बहुल्य जिले हैं, जो आमतौर पर बहुत शांत होते हैं, वो उसमें जो है मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे जिलों में तक आंदोलन का उग्र रहा। शोभना, ठीक है दीप्ति, आप हमारे साथ बनी रहिए। विजय, आपका रुख करूंगी। तमाम अफवाहें फैली, तमाम दलितों को ये मैसेज दिया गया कि आरक्षण को रद्द किया जा रहा है। हालांकि मायावती ने इस आंदोलन से अपना हाथ पीछे खींचा, उन्होंने कहा हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। इस समय का ताजा अपडेट उत्तर प्रदेश से आप हमें क्या दे सकते हैं? आज हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि यहां पर काफी लोगों को यही नहीं पता था कि ये जो आंदोलन करने के लिए वो आए हैं उसका असली मतलब क्या है। वहां पर ऐसा क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वजह से ये जो आंदोलन ST/ST एक्ट को लेकर के किया जा रहा है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। उन्हें यही नहीं पता था कि ST/ST एक्ट में सिर्फ एक प्रावधान को थोड़ा सा बदला गया है कि यहां पर अगर इस तरह का कोई भी धारा किसी के ऊपर लगाई जाती है तो उसकी जांच की जाए और जांच के बाद ही गिरफ्तारी हो। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जानकारी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी घटना हुई है उसको लेकर के यही कहा जा सकता है कि जैसे कि कोई इंतजार था कि ऐसी कोई बात सामने आए और एक इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाए। 3 लोगों की मौत हुई है और जो जिस तरह से मौतें हुई है उसको देखकर के यही कहा जा सकता है कि वो लोगों को कोई मतलब ही नहीं था, वो वहां से गुजर रहे थे और इस तरह से उन्हें चोटें आई या कहा जाए अचानक आकर के गोलियां लगी या उन्हें एम्बुलेंस से कहीं जाना था। एक छोटी बच्ची जो 6 साल की बच्ची थी वो उसमें फंस गई थी और उसके सर पर चोट आई, लाठियों से उसके सर पर चोट आई। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह का पूरा प्रदर्शन था, पुलिस चौकी को फूंका गया, यहां पर बाहर पुलिस की गाड़ियों को फूंका गया, तो एक बड़ा ही उग्र प्रदर्शन था। हालांकि यहां पर इस संभालने के लिए बाकायदा केंद्र से जो RF की टीम है उसको बुला लिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 5 से 6 जो RF की टीम की बल है उनको यहां पर तैनात किया गया है, उनको यहां पर बाकायदा डिप्यूट किया गया है। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि अभी थोड़ा मामला शांत है। करीब 448 लोगों को इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बसपा के एक पूर्व विधायक को भी मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस समय हम अपने दर्शकों को पटना से अपने सहयोगी शिव पूजन झा की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जो इसी प्रदर्शन पर उन्होंने हमें भेजी है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में हुए बदलाव को लेकर के भारत बंद के दौरान बिहार में भी जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। इस बाबत पुलिस ने तकरीबन 3800 लोगों को गिरफ्तार किया है अलग अलग धाराओं के तहत। लेकिन जो बवाल मचा उसमें जिंदगी तकरीबन थम सी गई थी। जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त हुआ था उससे साफ जाहिर था कि जितने भी लोग थे जो सड़कों पर उतरे थे वो वायलेंस को पूरी तरह से आमादा थे। रिपोर्ट ये भी आई है कि वैशाली जिले में एक नवजात की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसे वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका। एम्बुलेंसेस को रोका गया, कई जगह तोड़फोड़ की गई। दरभंगा में, अररिया में, पूर्णिया में, आरा में, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त हंगामेबाजी। इन तमाम जो लोग थे जो सड़कों पर उतरे थे उन्हें राजद का, जाप पार्टी का और हम का संरक्षण प्राप्त था। पुलिस अभी भी तफ्तीश में जुटी हुई है, कोशिश कर रही है कि जो लोग वैंडल्स से जो दंगाई थे उनको चिन्हित किया जाए और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। पटना से शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से आंदोलन उग्र हुआ, प्रशासन कहीं ना कहीं मूक नजर आया और सरकार इस पूरे मामले पर क्या चाहती है वो हम आपको बताते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। SC/ST एक्ट में कोई बदलाव ना हो, केंद्र सरकार ये साफ चाहती है। और जिस तरह से कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने राजनीति शुरू कर दी है SC/ST एक्ट में पूर्व स्थिति बहाल हो, लेकिन जिस तरह से इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। SC/ST एक्ट के तहत अपराध गैर जमानती हो, जो पुराना स्टेटस था उसी पर अमल करना चाहती है केंद्र सरकार। SC/ST एक्ट में कोई भी बदलाव
बदलाव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना किया जाए। जो स्थिति थी वो पूर्व पहले की तरह बहाल रहे। जो सरकारी अधिकारियों को अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जो उनकी अथॉरिटी होगी पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो केंद्र उसको सबको रद्द करना चाहता है और चाहता है कि कोई भी बदलाव ना हो। जो 10 राज्यों में शुरू हुआ उसने कितना ज्यादा विकराल रूप ले लिया, उसके बाद सरकार डैमेज कंट्रोल मूड में है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है। इस कड़ी में सबसे पहला कदम है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। हमारे साथ अमाइकस इस मामले में जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अपॉइंट हुए थे अमरेंद्र शरण साहब, वरिष्ठ वकील हैं, वो जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, सरकार वही है, दलील नहीं है, यू टर्न? देखिए, कुछ दलीलें नई है, कुछ दलीलें पुरानी हैं। और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है वो उन्होंने ये सोचते हुए निर्णय लिया है कि आर्टिकल 21 में जो एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो उनको मिले और किसी को गलत ढंग से अरेस्ट न किया जाए। दिस जजमेंट इज अगेंस्ट आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ अरेस्ट। दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट एंड none of the provisions have been diluted. Finally, in trial, if he has to be convicted, उनको अगर उनका सजा होती है तो उनको सजा होगी और अगर उनके सजा होने लायक नहीं है तो सजा नहीं होगी। आपको मैं एक सरकार का ये कहना है सर कि हमें सुना ही नहीं गया इस मामले में। नहीं, ये सही नहीं है। सिर्फ ओरल आर्ग्यूमेंट्स कुछ करने का मौका मिला, हम पक्षकार नहीं प्रॉपर्ली बनाए। नहीं, ऐसा है, इस केस में वो पक्षकार नहीं थे। इस केस में पक्षकार महाराष्ट्र सरकार थी। लेकिन चूंकि ये मामला सेंट्रल एक्ट के इंटरप्रिटेशन और वायरस से जुड़ा हुआ था, इसलिए न्यायाधीश साहब ने अटॉर्नी जनरल को पार्टी बनाया, उनको नोटिस दी। भारत सरकार के तरफ से अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता ASG जो थे वो अपीयर हुए, उनकी बातें सुनी गई, हमारी भी बातें सुनी गई, हम लोगों की बातें नोट की गई और उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया है। क्या उस वक्त सरकार ने ये कहा था कि हाँ एंटीसिपेटरी बिल मिल जानी चाहिए, ये रिकॉर्ड हुआ था? हाँ, उन्होंने फैसले में इसका जिक्र है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई प्राइमा फेसी केस न बनता हो तो उनको एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है। अगर किसी के ऊपर केस ही नहीं बनता है SC एक्ट का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक आदमी ने केस किया कि हमको फोन पे धमकी दी गई, तो फोन पे धमकी दी गई तो ये SC एक्ट का केस नहीं बनता क्योंकि पब्लिक में दिया जाना चाहिए था। तो अगर इसमें भी एंटीसिपेटरी बेल ना हो जो केस क्वॉशिंग के लायक है तो कैसे चलेगा? पब्लिक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सिविल लिबर्टीज का सवाल है और कल उसी वर्ग के लोग इसके शिकार हो सकते हैं किसी दूसरे लॉ के अंतर्गत।